तो दोस्तों आज हम लोग जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन रॉल्स ये एक अमेरिकन थिंकर था, अमेरिकन थिंकर। और ऐसा कहा जाता है कि 1970 के बाद जो कुछ भी राजनीति में हुआ, राजनीति में इन द सेंस कि पॉलिटिकल साइंस में जो भी प्रोग्रेस हुई 1970 के बाद, उसका केंद्र या उसकी धुरी कौन था? जॉन रॉल्स था। आगे चल के हम देखेंगे कि जो जॉन रॉल्स है, जिसने न्याय का सिद्धांत दिया था, न्याय का सिद्धांत दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। तो 1970 आते आते हमने देखा है कि जो बिहेवियरलिज्म था और फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म था, उसका जो क्रेज है धीरे धीरे डाउन होता जाता है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये ज़्यादा फैक्ट और फैक्ट की बात करते थे। हालांकि जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया था, वहां पर डेविड ईस्टन ने वैल्यू की भी बात की थी कि हमें वैल्यू को इग्नोर नहीं किया करना चाहिए। डेविड ईस्टन ने कहा था पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, लेकिन वो उतना क्रेज उसका डाउन होने लगा था। तो यहाँ से फिर जॉन रॉल्स ने फिर से जो वैल्यू है उस पर ज़्यादा फोकस दिया, और जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पर हम लोग व्हाट शुड बी पर फोकस करते थे। ग्रीक थिंकरों को हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोग कहते थे कि वो व्हाट शुड पर फोकस करते थे। पर फिर से फोकस एक बार दिया गया और अब वैल्यू की बात की गई। अब वैल्यूज में स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीज़ों की जो बात है, न्याय है, उसकी बात फ्रंट पे आई। तो 1970 के बाद जो कुछ भी हुआ पॉलिटिकल साइंस में, वो उसका जो केंद्र बिंदु था जॉन रॉल्स था। ये बेसिकली उदारवादी थिंकर था, उदारवादी। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये उदार समतावादी था, उदार समतावादी था। तो दो धाराएं होती हैं, एक तो उदारवाद, लिबरलिज्म होता है उदारवाद, दूसरा समाजवाद होता है, समाजवाद। तो उदारवाद में प्रक्रियात्मक न्याय की चर्चा की जाती है। प्रक्रियात्मक न्याय इन द सेंस कि आप प्रोसेस को फेयर कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको प्रोसेस आपके लिए सेम रहेगी, सभी व्यक्तियों के लिए प्रोसेस सेम रहेगी। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को हासिल कर सकता है। प्रोसेस में किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन जो समाजवाद है, वहां पर प्रोसेस के साथ साथ आप प्रक्रिया पर भी, प्रोसेस के साथ यानी प्रक्रिया के साथ साथ आप सब्सटेंस पर भी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेटिव जस्टिस की बात की जाती है, तात्विक न्याय की बात की जाती है कि आप प्रोसेस तो ठीक है, आप सबके लिए, अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो आप जो प्रोसेस है सबके लिए समान रहेगी। लेकिन हर व्यक्ति यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, कोई फॉर एग्जांपल एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है या कोई व्यक्ति गरीब है, तो वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकता है जो एक अमीर व्यक्ति या जो एक अच्छा शिक्षित और एक धन से संपन्न व्यक्ति हासिल कर सकता है। तो आप प्रोसेस के साथ साथ आप उस प्रक्रिया के साथ साथ आप अन्य चीजों पर भी फोकस करिए। तो इन दोनों चीजों को आगे चल के हम देखते हैं कि रॉल्स मिलाता है, जॉन रॉल्स इन दोनों चीजों को मिलाता है, यानी उदारवाद को स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण मानता है। एज एन लिबरल थिंकर वो स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन वो समानता को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे इसके विचारों में, जॉन रॉल्स के विचारों में। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी उदारवादी तथा राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के जनक जॉन रॉल्स का जन्म 11 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ था। जॉन रॉल्स की बचपन से ही सामाजिक समस्याओं को समझने में रुचि रही है। रॉल्स एक विलक्षण प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति था। अपनी परिपक्व आयु में रॉल्स ने सामाजिक विषमताओं को समझकर अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक बुद्धिजीवी होने का छब्बा कर उन्हें बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया। रॉल्स ने 1950 में लिखना आरंभ किया था। उसका तात्विक रूप से प्रथम जो विचार है वो न्याय उचितता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुआ, जस्टिस एज फेयरनेस। इसी विचार को आगे रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का मेन आधार बनाया था। तो इसी
विचार को यानी जस्टिस एज फेयरनेस को आगे चल के हम देखेंगे कि रॉल्स ने इसे अपना न्याय सिद्धांत का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी उसमें उसको आधार बनाया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हुए रॉल्स ने अपनी न्याय की संकल्पना को विस्तृत आधार प्रदान करके 1971 में अपनी प्रथम पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत संरचना प्रस्तुत की है। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित की गई है, जो लगभग 600 पृष्ठों में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। इसी पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरोध का जनक होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी उसको इससे फिर से रिवाइव किया। मॉडर्न जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसको रिवाइव करने का काम किसने किया था, या उसके जनक कौन है, रॉल्स है। उसके बाद रॉल्स की दूसरी रचना 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म के रूप में सामने आती है। इसमें रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को संशोधित किया है। इसके बाद 1999 में रॉल्स की 2 रचनाएं कलेक्टेड पेपर्स एंड द लॉ ऑफ द पीपल के नाम से प्रकाशित हुई। कलेक्टेड पेपर्स में रॉल्स के 1950 से 1995 तक प्रकाशित सभी लेखों का संकलन था। उसकी दूसरी पुस्तक द लॉ ऑफ द पीपल में रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया है। तो अब लॉ ऑफ द पीपल में उसने जो इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें कैसे न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है उस पर उसने फोकस किया था। इसके बाद रॉल्स की पुस्तक लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी सन 2000 में प्रकाशित हुई। रॉल्स की अंतिम रचना जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट 2001 में प्रकाशित हुई। इन दोनों पुस्तकों में रॉल्स के महत्वपूर्ण व्याख्यानों व लेखों का संकलन है। इस तरह अपने अंतिम क्षणों तक रॉल्स केवल न्याय के सिद्धांत के बारे में ही लिखता रहा। 24 नवंबर 2002 को सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में अवतार लेने वाले विचारक जॉन रॉल्स की जीवन ज्योति बुझ गई, परंतु रॉल्स के विचार आज भी राजनीतिक चिंतन के क्षितिज को जगमगा रहे हैं। जॉन रॉल्स एक उदार समतावादी यानी लिबरल इगैलिटेरियन राजनीतिक दार्शनिक थे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। प्लेटो की तरह उसकी विचार प्रणाली का केंद्र भी न्याय सिद्धांत था। रॉल्स ने उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत के जवाब में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो बेसिकली जो उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत था, जहां पर जो बेंथम है वो क्या कहता है कि हमारे जो जीवन है उसमें केवल 2 सॉवरेन है। कौन कौन से, सुख और दुख, और जो नीतियां जो कार्य हमारे सुख को बढ़ाती है वही नैतिक है या वही महत्वपूर्ण है, उसी के साथ हमको जाना चाहिए। और जो चीजें हमें पेन देती हैं, जो चीज हमें दुख देती हैं, उससे दूर रहना चाहिए। और एक और उसने संकल्प दिया था, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसका जॉन रॉल्स विरोध करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को इंश्योर करते हैं तो जो माइनॉरिटी की जो आवाज है या द पीपल हु आर एट द बैक या एट द लास्ट रो, उनका जो हित है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, उनके जो इंटरेस्ट है कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो जो पंक्ति के अंतिम में खड़ा व्यक्ति है, जिसकी बात गांधी करते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट है कंप्रोमाइज हो जाते हैं अगर आप इस फिलॉसफी के साथ जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसका विरोध या इसके जो आलोचना है, उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत, उसकी आलोचना रॉल्स ने की है। जिस तरह प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है, उसी प्रकार रॉल्स को कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल जो थ्योरी है या राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान के पिता के रूप में देखा जाता है। जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी अपने विचार 1950 के दशक में देने शुरू किए। सर्वप्रथम 1957 में द जर्नल ऑफ फिलॉसफी के वॉल्यूम में न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। रॉल्स ने उदारवाद के घेरे में समता व नैतिक आयाम जोड़े और इसे एक नई दिशा प्रदान की। तो रॉल्स ने उदारवाद के घेरे में समानता और नैतिक आयाम जोड़े। तो नैतिक आयाम हमने देखा था कि नैतिक आयाम की बात कौन करता था, न्याय के। ये टी.एच. ग्रीन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वो मोरल या कि मोरल फ्रीडम की बात करता था, नैतिक स्वतंत्रता की बात करता था। तो यही इसके आयाम को जोड़ता है, इससे प्रभावित होकर रॉल्स। तो अब रॉल्स के न्याय सिद्धांत की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो बेसिकली जब रॉल्स जिस समय हुआ था उस समय अमेरिका में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो ब्लैक मूवमेंट चल रहा था, जो वहाँ के अश्वेत
लोग थे वो अपनी जो बात है सरकार के सामने रख रहे थे और अपने आप को एक समानता का दर्जा प्राप्त करने की वकालत कर रहे थे। हमने देखा था कि वहाँ पर ब्लैक पैंथर आंदोलन भी चलाया जा रहा था कि वहाँ पर अश्वेत हैं अपने अपने जो अधिकार हैं उनकी मांग कर रहे थे, अपने अधिकार हैं उनकी बात कर रहे थे। इसी से प्रभावित होकर जो रॉल्स है वो अपनी जो न्याय का सिद्धांत है वो देता है। तो बैकग्राउंड में उसके ये चीजें भी चल रही हैं, ब्लैक पैंथर मूवमेंट, अश्वेतों का मूवमेंट। तो एक ऐसी थ्योरी डेवलप की जाए जिससे उससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ऐसी वो थ्योरी डेवलप करना चाहता था। तो उसने उदारवाद से स्वतंत्रता को उठाया कि स्वतंत्रता को हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, और फिर उसने समानता की भी बात की और दोनों को मिला के एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी दी है जिसे हम जस्टिस एज फेयरनेस के नाम से जानते हैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत है कि आगे चल के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण थिंकर हैं, फॉर एग्जाम्पल अमर्त्य सेन हो गए, नॉजिक हो गया, या और भी जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो सभी जो बात करेंगे तो रॉल्स को या तो वो क्रिटिसाइज करेंगे या रॉल्स का समर्थन करेंगे। इससे आगे वो कुछ कर नहीं पाए, इतना महत्वपूर्ण थिंकर है। जैसे हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था कि प्लेटो और अरिस्टोटल क्या थे। हमने प्लेटो को देखा था कि प्लेटो को एक व्यक्ति उसकी आलोचना कर सकता है या उसका समर्थन कर सकता है, लेकिन उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। इसी तरह जो रॉल्स है उसको कोई व्यक्ति उसकी आलोचना कर सकता है उसके न्याय सिद्धांत की, या उसका समर्थन कर सकता है, लेकिन रॉल्स को इग्नोर करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही है, इसमें देखते हैं कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत 1950 और 60 के दशक में अमेरिकी समाज में जो उथल-पुथल हो रही थी उसी का परिणाम था। इन 2 दशकों में वहाँ का समाज नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेतों की मुक्ति, अल्पसंख्यक अश्वेतों के लिए समान अधिकार व सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहा था। निजातीय संघर्ष, श्वेत अश्वेत के मध्य के अलावा विदेशी मोर्चों पर वियतनाम के मुद्दे ने न्यायपूर्ण यानी जस्ट एंड अन्यायपूर्ण अनजस्ट वार का यहाँ प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो वियतनाम में क्या कर रहा था? जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसमें जो अमेरिकन्स थे वो जो निर्दोष वियतनामी थे उन पर पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे थे ना, मतलब ऐसी हथियार, ऐसे केमिकल्स का उपयोग कर रहे थे जो कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं था, जो कहीं से कहीं तक जस्ट नहीं था, अनजस्ट मीन्स का उपयोग कर रहे थे। तो यहीं से वो बात करता है कि जो बहुत सारे अमेरिकन्स थे उनके मन में ये लगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, हम तो न्यायप्रिय हुआ करते थे, हम तो स्वतंत्रता समानता की बात किया करते थे, ये क्या हुआ कि हम अनजस्ट मीन्स का उपयोग कर रहे हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। तो अमेरिका से ही आवाजें उठने लगी और उसमें जो प्रखर आवाज थी वो जॉन रॉल्स की थी। जॉन रॉल्स ने प्रखर आवाज उठाने का काम किया था। ऐसे में न्याय का पुनर्विवेचन आवश्यक था। अमेरिकी समाज में चल रहे संघर्षों की इस पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक समाज को नैतिक आधार प्रदान करने के लिए रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया था। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, इस प्रकार सत्य चिंतन का। तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज द ट्रूथ इज अ सिस्टम ऑफ थॉट। तो जो न्याय है किसी भी सामाजिक संस्थान का, जो हमारे सामाजिक संस्थान है, न्याय उसका ये फर्स्ट वर्च्यू है, यानी प्रथम सद्गुण है, रॉल्स न्याय समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, सहयोगात्मक चेष्टा यानी कोऑपरेटिव वेंचर है। न्याय क्या है? एक कोऑपरेटिव वेंचर। रॉल्स न्याय समान नागरिकों का समुदाय। फिर आगे चल के कहता है कि न्याय मूल्य नहीं मानक है, इसके माध्यम से अन्य मूल्यों को हम नाप सकते हैं। तो न्याय यानी जस्टिस एक मानक है जिसमें हम अन्य मूल्यों को माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता को माप सकते हैं, समानता को माप सकते हैं कि किस लेवल की स्वतंत्रता और समानता हमें मिल रही है। इन मूल्यों को हम जस्टिस एज अ मेजरमेंट यूनिट के रूप में जस्टिस को आगे करके हम इसको माप सकते हैं। फिर रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतों व दर्शन का पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलॉसफी। तो बिल किमलिका रॉल्स की द थ्योरी ऑफ जस्टिस, बिल किमलिका क्या कहती हैं या क्या कहते हैं, सॉरी, ये बिल किमलिका ये मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर है और ये पुरुष है। तो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस ने निश्चित तौर पर परंपरागत व मानकीय राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना की है।
इस पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय का जनक भी माना जा सकता है, जैसा कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी जब कब हुआ था 1945 के बाद प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, विज्ञानवाद व व्यवहारवाद की धाराएं राजनीति में अत्यंत प्रबल हो गई थी। हमने देखा था कि बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, फिर पॉजिटिविज्म, जहां पर हर चीज को साइंस से रिलेट किया जाता था, हर चीज में फैक्ट की बात की जाती थी, हर चीज में ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती थी, और हर चीज में मतलब वो जो बिहेवियरिज्म है और पोस्ट बिहेवियरिज्म और ये पॉजिटिविज्म, इसमें ये किसी भी जो फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी या जैसे अस्तित्व का मुद्दा है, तो ये इसका कारण बताते थे, क्यों है, कैसे है, डिस्क्रिप्शन देते थे, ये सोल्यूशन नहीं दिया करते थे। बोलते थे अगर हमने सोल्यूशन दिया तो हमें वैल्यू को लाना पड़ेगा, और जहां हमने वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया, हमारी जो सारी स्टडी है, जो हमारा सारा काम है, सब धरा का धरा रह जाएगा, और हम भी जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है उससे ग्रसित हो जाएंगे। तो वो अवॉइड करते थे, लेकिन इस चक्कर में आपने वैल्यू को इग्नोर कर दिया, और जो हमारा सामाजिक जीवन है वहां पर हम वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, हैं। वैल्यू महत्वपूर्ण होती है। मूल तथ्य विवाद में तथ्य हावी हो गए, वही जो फैक्ट एंड वैल्यू जो डाइकोटमी थी, उसमें जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो हावी हो गए थे। ऐसे में मूल्य आधारित राजनीति यानी वैल्यू बेस्ड जो राजनीति थी, राजनीतिक सिद्धांतों का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की घोषणा की जाने लगी। तभी प्रकाश पुंज के रूप में रॉल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 आई, और इसने मूल्य आधारित क्लासिकल परंपरा का पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कर दिया। तो नेक्स्ट है कि रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है के बाद मूल्य व मानक पुनः केंद्र में आ गए। तो हमने देखा है कि अब जो वैल्यू है और जो नॉर्मेटिज्म है, मानक राजनीति है, अब वो केंद्र में आ गई है। रॉल्स की न्याय की अवधारणा इतनी विस्तृत थी कि 1974 में उनके धुर विरोधी रॉबर्ट नॉजिक को कहना पड़ा कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस राजनीतिक व नैतिक दर्शन में एक शक्तिशाली, गहरा, सूक्ष्म, व्यापक व व्यवस्थित कार्य है। राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रॉल्स के सिद्धांत के भीतर कार्य करना होगा, या स्पष्ट करना होगा कि अगर नहीं तो क्यों नहीं। वही बात है कि आप रॉल्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है कि रॉल्स का सिद्धांत इतना विस्तृत है कि उसने प्रक्रियात्मक न्याय उदारवादियों का और तात्विक न्याय समाजवादियों का दोनों को समाहित कर लिया। तो उसने प्रोसीजरल जस्टिस प्लस सब्सटेंटिव जस्टिस दोनों को समाहित कर लिया। तो अब उसने उदारवादियों को भी ले लिया अपने साथ और समाजवादियों को भी ले लिया अपने साथ। अब बचा ही क्या? तो अब इससे आगे आप क्या ही बात करोगे? अब या तो आपको रॉल्स का समर्थन करना पड़ेगा या विरोध। कोई तीसरा नवीन रास्ता नहीं बचा है आपके पास। रॉबर्ट नॉजिक, हैक, स्टेंडल, अमर्त्य सेन, माइकल वाल्जर, डरबोकिन की कृतियां रॉल्स के न्याय सिद्धांत के चारों ओर केंद्रित हैं। नॉजिक, हैक, स्टेंडल, अमर्त्य सेन, वाल्जर, डरबोकिन, इनकी जो कृतियां हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत के चारों ओर केंद्रित हैं। चैपमैन, रॉल्स के न्याय सिद्धांतों में गिरजा घरों की तरह सादगी और जटिलता दोनों है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांतों में जो कैथेड्रल होते हैं, जो गिरजा घर होते हैं, उनकी तरह सादगी और जटिलता भी है। तो एक तरफ सादगी भी है, दूसरी तरफ जटिलता भी है। सादगी इन द सेंस उसने उदारवाद से स्वतंत्रता ले ली, तो ये एक बहुत सीधा साधा मैटर है। लेकिन अब जटिलता समाजवादियों से ली, समानता, उसमें भी ये एक डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारा उसने चीजों को जटिल भी किया है अपनी थ्योरी देके कि ये जो हमारी थ्योरी है, ये मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल नहीं, बल्कि जो पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो लोग पिरामिड के बॉटम में है, उनका न्याय कैसे हो सके। तो रॉल्स का कहना था कि जो समाज होता है वो एक चेन की तरह होता है, चैन में अगर 100 कड़ियां हैं और उसकी 99 कड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन एक कड़ी अगर कमजोर है, तो वो जो चैन है तो चैन भी वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें हर एक उसकी कड़ी पर फोकस करना पड़ेगा। रॉल्स का न्याय सिद्धांत मूलतः कांटवादी है।
कांतवादी, इसमें कांत की नैतिक प्रस्थापनाओं का सहारा लेकर उपयोगितावाद का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो कांट ने क्या कहा है कि कांट बेसिकली क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है। आप किसी व्यक्ति को एज अ टूल, किसी भी साध्य को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए किसी व्यक्ति को आप एज अ टूल नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको हर व्यक्ति को महत्व देना पड़ेगा। रॉल्स का सबसे महत्वपूर्ण दावा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन। रॉल्स के अनुसार न्याय स्वतंत्रता, समुदाय या कार्यकुशलता जैसे दूसरे राजनीतिक मूल्यों की तरह एक राजनीतिक मूल्य नहीं है। इसकी बजाय न्याय एक मानक है। न्याय एक मानक है, नॉर्म है। इसके द्वारा हम दूसरे मूल्यों के महत्व को नाप सकते हैं। तो वही बात है, जस्टिस को एज ए मेजरमेंट यूनिट लेके, एज ए नॉर्म लेके हम दूसरे मूल्यों, फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता, समानता, इन सबको माप सकते हैं। रॉल्स न्याय का राजनीतिक मूल्य यानी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं बल्कि एक मानक है। तो न्याय एक राजनीतिक वैल्यू यानी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है बल्कि एक मानक है, एक मेजरमेंट यूनिट है या एक नॉर्म है। रॉल्स का मानना है कि न्याय का आधार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन है। रैशनल थिंकिंग नॉट मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ जस्टिस। न्याय का आधार नैतिकता नहीं है बल्कि क्या है, विवेकशील चिंतन। आप रैशनल थिंकिंग करें, वो बेसिस है न्याय का। रॉल्स की कृतियां देख लेते हैं। रॉल्स ने 1957 में एक लेख लिखा था, जस्टिस एज फेयरनेस, जो आगे भी उसकी पुस्तकों में जो मतलब पुस्तकें उसने लिखी थी आगे, उसमें जो जस्टिस एज फेयरनेस था वो विचार केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में जस्टिस एज फेयरनेस की बात की गई है। दूसरा है न्याय के सिद्धांत और तीसरा है मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन की बात इसमें की गई है तीसरे अध्याय में। दूसरे में न्याय के सिद्धांत दिए गए हैं और पहले में जस्टिस एज फेयरनेस की बात की गई है। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 1993 में बुक आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। द लॉ ऑफ द पीपल 1999 में बुक आती है, द लॉ ऑफ द पीपल। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी, ये सन 2000 में पुस्तक आती है। और जस्टिस एज फेयरनेस आर स्टेटमेंट 2001 में ये पुस्तक आती है। अब उपयोगितावाद की आलोचना, टीक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो हमने देखा था कि वो उपयोगितावाद की आलोचना करता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आप इंश्योर करने के चक्कर में, यानी कि आप जो कॉमन गुड है यानी सबका हित, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यानी 50 यानी 51% जो लोग हैं उनके हित के लिए आप जो इंडिविजुअल गुड है, जो मार्जिनल पीपल हैं, उनके आप जो सुख है, उनके जो प्लेजर है, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कहीं से कहीं तक। तो अगर आपको किसी जंगल से रोड बनानी है जिससे कि 75% ऑफ पॉपुलेशन जो कि ट्राइब्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और 25% अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं, और आप इस सिद्धांत के साथ चल रहे हैं कि 75% लोग उससे लाभान्वित होंगे और हमें उनके हितों को दरकिनार करके उन्हें डिस्प्लेस कर दें, तो ये कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि 25% लोगों का हित भी महत्वपूर्ण है, या इवन 1% व्यक्ति का भी। हमने देखा था कि समाज एक चैन की तरह होता है, और अगर एक चैन की एक कड़ी भी मजबूत नहीं है तो पूरा समाज ढह जाएगा। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर 100 की 100 कड़ियां मजबूत हों, और ये उपयोगितावादी नहीं कर पाते। उपयोगितावादी ऐसा नहीं कर पाते। वो तो 50% अगर सुख मिल रहा है तो उसे वो महत्वपूर्ण मान के, और जो अन्य 49% लोग हैं उनके दुख को ये किनारे कर देंगे। तो ये थोड़ा सा समस्या तो है। तो रॉल्स जहाँ लॉक, रूसो, कांट का समर्थक है, वहीं बेंथम के विचारों का विरोधी है। तो जो लॉक का न्याय सिद्धांत है, इसने जो रॉल्स है, इसने लॉक, रूसो और कांट का समर्थन किया है, जबकि जो बेंथम है इसका विरोध किया है। हेनरी सिजविक है, उनका भी इसने विरोध किया है। तो इस प्रकार प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना में सोफिस्टों के न्याय सिद्धांतों का खंडन करता है, उसी प्रकार रॉल्स भी उपयोगितावादियों, अन्य प्रज्ञावादियों के न्याय के विरोध का खंडन करता है। तो हमने देखा था कि जब प्लेटो न्याय का सिद्धांत देता है तो जो सोफिस्ट की फिलॉसफी थी न्याय के रिलेटेड कि माइट इज राइट, उसको वो दरकिनार करता है और कहता है कि माइट इज नॉट राइट, आपको अन्य सिद्धांत भी लाने पड़ेंगे जो हमने प्लेटो में पढ़ा था। तो
बेसिकली जो प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया था तो सोफिस्टों को उसने क्रिटिसाइज किया था या उनके ऊपर से अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार जब रॉल्स अपनी थ्योरी देगा तो अब ये उपयोगितावादियों को क्रिटिसाइज करेगा, उनको नकारेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। और ये प्रज्ञावादियों को भी, जो उनके भी विचारों का ये खंडन करता है। रॉल्स बेंथम व हेनरी सेजविक द्वारा समर्थित शास्त्रीय उपयोगितावाद यानी क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म का कट्टर विरोधी है। साथ ही ब्रायन बेरी, जी.ई. मूर, डब्ल्यू डी रॉस, एच.जे. मैक्लोस्की के अंतःप्रज्ञावाद या सहज बोधवाद यानी इंट्यूशनलिज्म की भी आलोचना करता है। इंट्यूशनलिज्म की भी आलोचना ये करता है कि आप कोई काम इंट्यूशन से नहीं कर सकते हैं, आपको अन्य चीजें भी उसमें लानी पड़ेंगी। उपयोगितावाद व रॉल्स के न्याय उचितता के रूप में के मध्य मुख्य विरोध अधिकार व शुभ, राइट एंड गुड की नैतिक अवधारणा है। तो जो यूटिलिटेरियंस हैं या उपयोगितावादी हैं, जो रॉल्स है, उसमें जस्टिस एज फेयरनेस में जो मूल विरोध है वो एक तो राइट को लेके है और दूसरा जो गुड है, तो गुड क्या कॉमन गुड होना चाहिए या इंडिविजुअल गुड होना चाहिए। राइट इन द सेंस कि क्या आप मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी मैक्सिमम जो लोग हैं उनके राइट के लिए जो कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट को आप सेक्रीफाइस कर देंगे। तो ये है, चलिए इसमें देखते हैं। उपयोगितावाद एक उद्देश्यपूर्ण टियोलॉजिकल सिद्धांत पर बल देता है। जो उपयोगितावाद है ये टियोलॉजिकल यानी कि एंड गोल आपका ये कंसेक्वेंशियलिज्म, बेसिकली अगर आपकी एंड सही है यानी कि आप मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंश्योर कर पा रहे हैं, आप 70 से 80% लोगों का हित अगर कर रहे हैं, तो ये उस पर फोकस करता है। वो टिलोस पर हमने जब प्लेटो को पढ़ा था हमने देखा था कि एंड गोल, टिलोस क्या है, किसी भी जो वस्तु है या व्यक्ति है उसका एंड गोल होता है। तो इसी प्रकार जो एंड गोल है इस पर ये फोकस करते हैं कि आप अल्टीमेटली मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर पीपल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। उसका उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस परिणाम की प्राप्ति के लिए वह शुभ कॉमन गुड के विचार को अधिकार से पहले रखता है। तो उपयोगितावादी क्या करते हैं कि जो कॉमन गुड है, कॉमन गुड इन द सेंस की जो 50% लोग हैं उनके जो हित हैं उनको वो आगे रखता है, किसके, जो राइट है यानी कि जो इंडिविजुअल जो अधिकार है, इंडिविजुअल जो गुड है उससे वो आगे रखता है। तो वो अगर बात आई कॉमन गुड की और इंडिविजुअल गुड की, तो उपयोगितावादी कॉमन गुड को समर्थन करेंगे, इंडिविजुअल गुड को वो दरकिनार कर देंगे। उपयोगितावाद शुभ अधिकारों से पहले यानी द गुड इज प्रायर टू राइट, यानी कि जो कॉमन गुड है यानी कि 50% लोगों का जो अधिकार है या जो सुख है वो पहले है, ना कि 49% लोगों का या इंडिविजुअल्स का। तो अगर 99% किसी भी लोग किसी भी एक्ट के लिए या किसी पॉलिसी के लिए एग्री हैं तो उनका जो गुड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि 1% लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। रॉल्स उपयोगितावादियों के इस टियोलॉजिकल जो मेथड है सुख के विवरण को संकुचित सिद्धांत कहता है, थिन थ्योरी कहता है, क्योंकि इससे जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनका विरोध, उनका जो बात है वो फ्रंट पर नहीं आती है। रॉल्स पर कांट का प्रभाव है, उसके लिए अधिकारों की अवधारणा शुभ की अवधारणा से पहले है, आपके राइट्स गुड से पहले है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत टियोलॉजिकल ना होकर परिणाम निरपेक्ष है, डिओंटोलॉजिकल है। तो यहाँ पर बहस भी खड़ी होती है कि कोई भी काम क्या आप केवल गोल, आप एक एंड गोल लेके करते हैं या कि परिणाम कुछ भी हो, आप परिणाम नहीं देखते हैं, आप अपना काम करते हैं। तो अगर सरकार है, जैसे मान लो आप किसी दूर दराज इलाके में जहाँ की आबादी ही 500 है, वहां पर स्कूल खोलना है, तो और एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारी जनसंख्या है, 20,000 पॉपुलेशन है, वहां स्कूल खोलना है। तो जो उपभोक्तावादी हैं ये क्या कहेंगे कि 20,000 जहां पर जनसंख्या है वहां पर खोलो, लेकिन अब सरकार मैक्सिमम हर समय मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के फिलॉसफी से नहीं काम कर सकती है। क्योंकि सरकार के लिए
परिणाम कुछ भी हो, सरकार को उससे मतलब नहीं है। हमें क्या हम जस्टिस कर पा रहे हैं, क्या हम लोगों को जस्टिस पहुंचा पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी रोड पे ट्रेन चल रही है, वहां पर सवारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार का क्या काम है कि दूर दराज इलाकों को मेन सेंटर से जोड़ना। तो अब इसके लिए भले उसको सवारी नहीं मिल पा रही, सरकार को लॉस ही हो रहा है, परिणाम सरकार को अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का हित भी महत्वपूर्ण है। तो परिणाम निरपेक्ष आप बात करिए। कृष्ण क्या कह रहे थे कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। आप परिणाम, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो परिणाम अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये बात ये कहता है। तो अतः इसमें अधिकार सबसे पहले आते हैं, यानी राइट्स इज प्रायर टू गुड। आत्मन साध से पहले है, द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। तो वही बात है जो कांट, हम देखा था कि कांट से प्रभावित है। तो कांट क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एज अ साधन यूज नहीं कर सकते, एज टूल नहीं यूज कर सकते हैं किसी भी साध्य को अचीव करने के लिए। तो आत्मन यानी कि एक व्यक्ति की डिग्निटी, एक व्यक्ति का जो गुरूर होता है, एक व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है, वो पहले है। उसके बाद कोई भी चीज आती है या कि एंड आता है। तो पहले तो आप उस व्यक्ति के जो डिग्निटी है उसको इंश्योर करिए, फिर आप बाद में उसके जो एंड गोल है। चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में यही ना हो रहा है कि आर्थिक समानता तो दे दी गई है, आर्थिक रूप से वहाँ के लोग मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भारत के जो लोग हैं उनसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब आर्थिक रूप से वो ज्यादा समृद्ध है। लेकिन भारत में हर व्यक्ति को एज अ टूल नहीं यूज किया जाता है, हर व्यक्ति को एज अ टूल नहीं यूज किया जाता है, बल्कि एज अ एंड गोल उसको उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। रॉल्स की अवधारणा कि अधिकार सबसे पहले हैं या आत्मन साध्य से पहले है, कांट के प्रसिद्ध विचार व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रेरित है। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को सामान्य कल्याण के नाम पर छीना नहीं जा सकता। कि अब कोई रोड बन रही है, उससे 75% लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम 25% लोगों के जो हित हैं उनको, या 1% के लोगों के हित को ही क्यों छोड़ा जाए? यही बात है। हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है। आज के युग में कहीं भी शुभ के नाम पर उचित की उपेक्षा कर दी जाती है। शुभ के नाम पर यानी गुड के नाम पर जो राइट है उसकी अवहेलना कर दी जाती है। जैसे बहुमत के लाभ के लिए अल्पमत का दमन हो रहा है। रॉल्स की नजर में यह अनुचित है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत के केंद्र बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा। जबकि उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते वक्त किसी भी व्यक्ति के सुख की अनदेखी कर सकता है। उदाहरण के लिए एथेंस के लोग एक स्टेडियम में मौत का खेल देखने के लिए उपस्थित हैं। दो योद्धाओं के इस खूनी खेल की समाप्ति एक मौत से होगी। जैसे दोनों में खूनी संघर्ष शुरू होता है, स्टेडियम में उपस्थित भीड़ हर्ष से चिल्ला रही है, अपने अपने योद्धा को हौसला अफजाई कर रही है। अंत में एक योद्धा की मौत हो जाती है और दर्शक खुशी से अतिरेक में स्टेडियम को सिर पर उठा लेते हैं। उपयोगितावादियों की नजर में यह खूनी खेल सही है, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत से हजारों लोगों को खुशी मिली। यही तो उपयोगितावाद का सूत्र है। पर रॉल्स का न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों व सुख पर ध्यान देता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानता है, ना कि उस मृत योद्धा की तरह साधन। तो अब क्या है, एक व्यक्ति, अब दो जो योद्धा लड़ रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहा है, तो एक की मौत से स्टेडियम है, जितने भी खचाखच लोग भरे हैं, उनमें सबको मजा आ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को आप एज अ टूल यूज कर रहे हैं, जो स्टेडियम में दर्शक हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप एक व्यक्ति को टूल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में एक साध्य है, उसकी जान भी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सूत्र लगाएं तो 51% लोग दास प्रथा से सुखी हैं, दास प्रथा उचित है। फिर 99%, फिर 49% लोग भले ही इससे दुखी हों। तो यही बात है। अब जैसे सती प्रथा थी, अब सती प्रथा से जो मेजोरिटी समाज था, वो तो उसको कंटिन्यू करना ही चाह रहा था ना। कुछ फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय जैसे बिरले लोग इसको हटाना चाह रहे थे। तो अगर उपयोगितावादियों को ही मानी जाए तो सती प्रथा तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन समाज में बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जहां पर हमें निरपेक्ष होना पड़ता है। यही है, हमें परिणाम निरपेक्ष होना पड़ता है। अब सती प्रथा से बहुत सारे लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, जो इसको अच्छा मानते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रक्रिया गलत है उसे तो आप गलत ही करोगे ना यार। बात तो ये है।
कि आप जो चीज है, तो फिर ऐसे में तो कोई सुधार हो ही नहीं पाएगा। कहीं कहीं हमें सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप एक व्यक्ति के सुख के लिए भी बात करो ना। क्यों एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी गरिमा इंपॉर्टेंट नहीं है? 99% लोग ज्यादा हावी हो गए। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, जो बहुमत है, बहुमतवाद है, जो मेजोरिटिज्म है, वो हावी हो रहा है। इसका कारण यही है कि हम उपयोगितावादियों की जो फिलॉसफी है उस पर काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंश्योर हो रही है, आगे बढ़ो, जो कि डॉल्स इसका समर्थन नहीं करता है। डॉल्स की न्याय व्यवस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों न बढ़ा दें, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। तो आप, कोई व्यक्ति अमीर है, आप उसको और खूब पैसा दे दो, लेकिन इससे एक व्यक्ति कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। एक व्यक्ति अमीर होने पर भी एक सीमा होती है खुश होने की, पर आप जो व्यक्ति दुखी है, जिसके आपने नुकसान कर दिया, उसके आप सुख को नहीं घटा सकते हैं। एक व्यक्ति को अमीर बना के दूसरे के जो गरीब है उसके आप दुख को हटा नहीं सकते हैं। टॉल्स का प्रसिद्ध कथन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय का संस्थापित अनुलंघनीय प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जिसे संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जिसे संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप किसी एक व्यक्ति के जो हित हैं उसको, समाज के हित अगर सही हो रहे हैं तो उसके जो इंडिविजुअल गुड हैं आप उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। समाज के लिए एक व्यक्ति को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं।